द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का स्वागत करता है। उत्तर प्रदेश में जूनियर शिक्षक भर्ती की परीक्षा खत्म हो चुकी है। इसका रिजल्ट भी आ चुका है। रिजल्ट में ये साफ साफ बताया गया है कि टोटल सहायक अध्यापक पद के लिए 45,257 अभ्यर्थी पास हैं और प्रधानाध्यापक पद के लिए 1,722 लोग पास हैं। लेकिन हमारी इस वीडियो की चर्चा होने वाली है कि आपकी जो मेरिट बनेगी, मेरिट लिस्ट आपकी आएगी, वो किस प्रकार से आएगी। क्या संयुक्त मेरिट बनेगी, यानी कि सभी विषयों की एक साथ मेरिट बनेगी, अथवा अलग अलग विषय की अलग अलग मेरिट बनेगी। इन्हीं सब बातों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जो गवर्नमेंट के अभी तक के कार्य हैं, गवर्नमेंट क्या कर रही है और उसके आधार पर क्या होना चाहिए और क्या हो सकता है, इसी सब चीज़ों पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट को आपको पता है कि आपका जो फॉर्म आया था वो मार्च के महीने में आया था। मार्च के महीने में फॉर्म आने के बाद ये तो बता दिया गया कि आपके जो सहायक अध्यापक की अभी हम लोग बात करते हैं, तो सहायक अध्यापक पद के लिए 1,504 यानी कि लगभग 1,500 सीटें खाली हैं, ये तो बता दिया गया था। लेकिन उसमें ये भी नहीं बताया गया था कि किस विषय की कितनी सीटें हैं, यानी कि हिंदी कितनी है, संस्कृत, अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन और गणित विज्ञान, इस विषय की कितनी सीटें हैं, ये आपको नहीं बताया गया था, पहली बात। और दूसरी बात, बहुत ध्यान से इस बात को सुनिएगा कि दूसरी बात आपको ये भी नहीं बताया गया था कि जैसे कि आपको मान लीजिए सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट है, तो सामाजिक अध्ययन का फॉर्म भरने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, यानी किस विषय से क्या फॉर्म भरना है, उसकी क्या योग्यता होनी चाहिए, ये आपको नहीं बताया गया था। उसमें साफ साफ लिखा गया था कि जो भी अभ्यर्थी जिस विषय से फॉर्म भरना चाहे, जिसकी जो योग्यता हो, उस हिसाब से अपना फॉर्म भर सकते हैं। स्पेशल कोई विशेष रूप से ऑर्डर नहीं आया था कि किस योग्यता के अभ्यर्थी किस परीक्षा का फॉर्म भरेंगे। जैसे कि टीजीटी के लिए आता है तो अलग अलग विषय के लिए अलग अलग फॉर्म आता है और उसमें अलग अलग विषय का क्वालिफिकेशन लिखा होता है। उस टाइप से यहाँ पर कुछ भी नहीं था। तो कहने का मतलब ये है कि आपके जो 5 सब्जेक्ट थे, उन 5 सब्जेक्ट में स्पेशल कोई योग्यता नहीं मांगी गई थी, जिसमें जो भी पसंद हो वो फॉर्म भर सकता है। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, आपका जो रिजल्ट आया है, जैसे कि यहाँ पर आप साफ साफ रिजल्ट देख रहे हैं, ये जो रिजल्ट आया है इसमें भी अभी तक नहीं बताया गया है कि हिंदी विषय कितने पास है, संस्कृत, अंग्रेजी, सामाजिक अध्ययन और गणित विज्ञान, इन 5 विषय में किस विषय के कितने अभ्यर्थी क्वालिफाई हैं, ये नहीं बताया गया है। अब हो सकता है कि 45,000 में से हो सकता है कि आपके कम से कम 20,000 अभ्यर्थी तो सिर्फ आपके हिंदी विषय के हों, ये भी हो सकता है। आपके विज्ञान में हो सकता है कि 5,000 अभ्यर्थी हों। ठीक है, क्लियर। अभी हमने सिर्फ इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि कौन से अभ्यर्थियों ने किस विषय का पेपर दिया है। अभी आगे भी इस बात को हम लोग बढ़ाते हैं कि मेरिट कैसे बनेगी। तो कहने का मतलब अभी कुछ क्लियर नहीं है कि किस सब्जेक्ट के कितने अभ्यर्थी यहाँ पर क्वालिफाई हैं। टोटल तो हमें क्लियर है, और ये भी हमें अभी क्लियर नहीं है कि किस सब्जेक्ट के कितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया है। गवर्नमेंट के पास ये डाटा है, क्योंकि आपने फॉर्म भरते समय OMR सीट में ये मेंशन किया था कि आप किस सब्जेक्ट के हैं। तो गवर्नमेंट के पास डाटा है, लेकिन उसने अभी शो नहीं किया है। तो कुछ भी अभी यहाँ पर पता नहीं है कि क्या किस विषय का कितना अभ्यर्थी पास हैं। ठीक है, अब चलिए आगे बात करते हैं। और किस विषय में कितने पद हैं ये भी नहीं पता है, यानी कुछ भी यहाँ मालूम नहीं है। इससे पहले एक लगभग 5 साल पहले एक भर्ती आई थी, 29,000 वाली भर्ती थी, जिसमें आपको पता है कि विज्ञान और गणित के अभ्यर्थियों का इसमें चुनाव किया गया था। इसमें भी यही कहा जा रहा था कि विज्ञान की अलग मेरिट बनेगी, गणित की अलग मेरिट बनेगी, क्योंकि ये कक्षा 6 से 8 तक के स्कूलों में पढ़ाने के लिए गणित के एक अलग अध्यापक और विज्ञान के एक अलग अध्यापक की ज़रूरत थी। तो उसके आधार पर यहाँ पर ये परीक्षा हुई थी। लेकिन ये परीक्षा नहीं हुई थी, ये इसका सिर्फ फॉर्म आया था। इसमें जो चयन किया गया था वो सिर्फ मेरिट के आधार पर किया गया था, इसका कोई परीक्षा नहीं हुई थी, एग्ज़ाम नहीं किया गया था। तो मेरिट जो बनी थी वो आपकी वो संयुक्त मेरिट बनी थी। उसमें आप गणित के अभ्यर्थी हैं या विज्ञान के अभ्यर्थी हैं, इससे कोई मतलब नहीं था, आपकी संयुक्त मेरिट बनाई गई थी। ठीक है, तो हो सकता है इसमें गणित के अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा चयनित हो गए हों, या ऐसा भी हो सकता है विज्ञान विषय के अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा चयनित हो गए हों, क्योंकि विज्ञान विषय के लिए आपको बायो पढ़ाना पड़ता है, गणित विषय के लिए आपको मैथ BSc में लेनी होती है। तो यहाँ पर भी जो अभी तक सीधा सीधा मेरा जो व्यक्तिगत विचार है, जो अभी तक के मार्च से लेकर नवंबर का महीना आ गया है, उसका क्रियाकलाप जो गवर्नमेंट का है, उसको देखकर ऐसा ही लग रहा है कि आपकी जो मेरिट बनेगी वो संयुक्त मेरिट बनेगी। ठीक है, संयुक्त मेरिट में क्या होगा,
पहले थोड़े ध्यान से समझ लीजिए, उसके बाद आप कमेंट बॉक्स में चीज़ों को लिख सकते हैं। संयुक्त मेरिट में क्या होगा, जैसे कि आपको पता है आपके 5 विषय हैं। अब इसका थोड़ा सा उदाहरण के रूप में समझ लेते हैं। अब हिंदी में मान लीजिए कितनी लोग पास, आप संयुक्त मेरिट में उन्होंने क्या किया कि ऊपर से 1504 अभ्यर्थियों का चयन कर लिया। ऊपर से जिसके नंबर ज़्यादा है, जिसका गुणांक ज़्यादा है, उसके 1504 अभ्यर्थियों का चयन कर लिया। अब मान लेते हैं उसमें हिंदी के 500 अभ्यर्थी चयनित हो गए, ठीक है, और विज्ञान के मान लेते हैं 200 आ गए। इस 1500 वाली लिस्ट में, 1504 वाली लिस्ट में जब ऊपर से चयन किया गया तो मान लेते हैं हिंदी के 500 आ गए और आपके गणित विज्ञान के 200 आ गए। सामाजिक अध्ययन का मान लेते हैं 200 हो गए, कुल कितने हो गए 900। और आप 200 मान लीजिए किसमें, संस्कृत के कितना हो गया भैया 1100, और कुल मिला के 300 मान लेते हैं अंग्रेजी के। तो ऐसा हम अपने हिसाब से डाटा मान लेते हैं, थोड़ा सा अनुमान लगाते हैं क्या होगा आपके साथ। तो 1500 अभ्यर्थियों में यहाँ पर ऊपर से जब चयन किया गया तो प्रत्येक विषय के हमें इतने अभ्यर्थी मिल गए। तो अब गवर्नमेंट क्या कहेगी, गवर्नमेंट यही कहेगी कि देखो भैया ऊपर हमारे पास 500 सीटें थीं और 500 में हमने हिंदी के 500 अभ्यर्थियों का चयन कर लिया है, और हिंदी के जो सबसे नीचे वाला अभ्यर्थी होगा उसकी मेरिट बता दी जाएगी कि इतनी मेरिट हिंदी की गई है। उसी प्रकार गणित विज्ञान में क्या होगा, गणित विज्ञान में बता दिया जाएगा गणित विज्ञान में 200 लोगों का चयन किया गया है, और 200 लोगों में जिसकी सबसे नीचे वाली मेरिट थी, सबसे नीचे वाला जो गुणांक था, वो बता दिया जाएगा कि गणित विज्ञान की इतनी मेरिट गई है। जो मैं बता रहा हूँ उस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करिए कि सबसे पहले ऊपर से 1500 लोगों को निकाल लिया जाएगा। अब 1500 लोगों में देखा जाएगा कि किस विषय के कितने अभ्यर्थी हैं। जिस विषय के जितने अभ्यर्थी हैं उसी हिसाब से प्रत्येक विषय के जो सबसे नीचे वाला अभ्यर्थी होगा उसका गुणांक लेकर बता दिया जाएगा कि भैया इस विषय का इतना गुणांक गया है, इस विषय का इतना गुणांक गया है। जो समझाना चाह रहे हैं उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये कोई कन्फ्यूजिंग बात नहीं है। ऐसा गवर्नमेंट ने पहले भी किया है और 69,000 शिक्षक भर्ती में ऐसा ही किया गया था। वहाँ पर आपको पूरे प्रदेश स्तरीय मेरिट बनाई गई थी, और प्रत्येक जिले में जब चयन हुआ था तो जो अंतिम चयनित अभ्यर्थी था उसी के आधार पर जिले में मेरिट बता दी गई थी कि इस जिले की इतनी मेरिट गई है। जिले वाइज कोई मेरिट नहीं आई थी, ठीक है। वही आपके साथ होने वाला है। जो मुझे उम्मीद है कि ऊपर से 1500 लोगों का चयन कर लिया जाएगा, उसमें से फिर देखा जाएगा कि हिंदी के, सामाजिक विषय के और गणित विज्ञान के कितने अभ्यर्थी हैं। उतने अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी करके वहाँ पर जो अंतिम चयनित अभ्यर्थी होगा प्रत्येक विषय में, उसी हिसाब उसका गुणांक देखकर आपको मेरिट बता दी जाएगी। आपके साथ 75% उम्मीद है, 75% उम्मीद है कि यही होने वाला है। यहाँ पर अलग अलग विषय की अलग अलग मेरिट नहीं बनेगी, ठीक है। चलिए अब आगे चर्चा करते हैं कि अगर प्रत्येक विषय की अलग अलग मेरिट बनेगी तो क्या होना चाहिए। अगर प्रत्येक विषय की अलग अलग मेरिट बनेगी तो सबसे पहले गवर्नमेंट क्या करेगी कि किस विषय में कितने पद खाली हैं ये उसे बताना पड़ेगा, ठीक है। 5 विषय हैं, 5 विषय में कुल कितने पद खाली हैं ये उन्हें बताना पड़ेगा। जैसे कि आपको प्रत्येक विषय में कुल कितने पद हैं, जैसे कि मान लीजिए हिंदी में यहाँ पर उन्होंने बता दिया 300 पद हैं, फिर गणित विज्ञान में बता दिया यहाँ पर 400 पद हैं। इस प्रकार प्रत्येक विषय में पदों की संख्या बतानी पड़ेगी, कुल कितने विषय में कितने पद हैं। अब दूसरी बात संख्या बतानी पड़ेगी कि प्रत्येक विषय में कितने अभ्यर्थियों ने पेपर दिया है। 2 चीज़ें, संख्या भी बतानी पड़ेगी कि प्रत्येक सब्जेक्ट में कितने अभ्यर्थियों ने पेपर दिया है। ये 2 चीज़ें बताने के बाद फिर प्रत्येक विषय में जनरल कैटेगरी का गुणांक निकालना पड़ेगा, ओबीसी का गुणांक निकालना पड़ेगा, एससी और एसटी गुणांक निकालना पड़ेगा, फिजिकल हैंडीकैप का गुणांक निकालना पड़ेगा और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का गुणांक निकालना पड़ेगा। यानी कि मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी अलग अलग विषय की अलग अलग मेरिट बनाने के लिए, और गवर्नमेंट कभी मेहनत वाला काम नहीं करती है। तो यहाँ पर आप लोगों ने 2 चीज़ें समझ गए होंगे कि अगर संयुक्त मेरिट बनेगी तो क्या होगा, और अगर अलग अलग विषय की मेरिट बनेगी तो क्या होगा। संयुक्त मेरिट में 1504 लोगों को ऊपर से चुन लिया जाएगा, उसमें प्रत्येक विषय के जितने अभ्यर्थी होंगे उस विषय की उतनी मेरिट बता दी जाएगी कि इसकी इतनी मेरिट गई है, इसकी इतनी मेरिट गई है, और 1504 में 5 विषय के अभ्यर्थी शामिल हो जाएंगे। किसी के कम रहेंगे, किसी के ज़्यादा रहेंगे, लेकिन 5 विषय के अभ्यर्थी रहेंगे। अलग अलग मेरिट बनेगी तो सबसे पहले अलग अलग आपको सब्जेक्ट का पद बताना पड़ेगा, और कुल संख्या भी बतानी पड़ेगी कितने अभ्यर्थियों ने पेपर दिया है, और संख्या बताने के बाद अलग अलग मेरिट निकालनी पड़ेगी। जनरल, ओबीसी, एससी सारी मेरिट अलग से निकालनी पड़ेगी। अब
मेरा क्या विचार है कि मेरिट कैसे बनेगी? मेरा यही विचार है कि मेरिट आपकी संयुक्त बनेगी, क्योंकि अभी तक मार्च से लेकर अभी तक जो भी क्रियाकलाप हैं सरकार के, उसको देखकर यही लगता है कि मेरिट आपकी संयुक्त बनेगी। जो पहला वाला विकल्प आपके साथ है, संयुक्त मेरिट कैसे बनेगी, जो आपको पहला विकल्प बताया गया है उसी के अनुसार यहाँ पर मेरिट बनने वाली है। बाकी आपको क्या लगता है मेरिट कैसे बनेगी, मेरिट का किस प्रकार से निर्धारण किया जाएगा, उस सारी चीज़ों को आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और हाँ, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। यहाँ पर जो भी कहा गया है वो अभी तक लगभग 1 साल के क्रियाकलाप को देखकर कहा गया है कि गवर्नमेंट अभी तक ने जो ऑर्डर दिए हैं, जिस प्रकार से आपकी परीक्षा कराई है, जिस प्रकार से आपका रिजल्ट निकाला है, उन्हीं सब चीज़ों को देखकर समझकर यहाँ पर अपना विश्लेषण दिया गया है कि आपकी जो मेरिट बनने वाली है वो संयुक्त मेरिट बनने वाली है। अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग मेरिट नहीं बनेगी, और उस संयुक्त मेरिट में जितने प्रत्येक विषय के अभ्यर्थी होंगे उनके लास्ट जो अभ्यर्थी रहेगा उसका गुणांक देखकर उसको आपको मेरिट बताई जाएगी कि विज्ञान की इतनी मेरिट है, आपकी हिंदी की इतनी मेरिट है और संस्कृत की इतनी मेरिट है। अब यहाँ पर सबसे आखिरी में बात करते हैं कि आपका गुणांक कितना जाएगा, कितने गुणांक पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इसकी भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं 1-2 मिनट में। तो भैया किसी भी सब्जेक्ट के हों, किसी भी सब्जेक्ट को हो, अगर संयुक्त मेरिट बनेगी तो आपका 75 के नीचे तो कोई उम्मीद नहीं है। 75 के नीचे तो उम्मीद रखिएगा नहीं। जनरल और ओबीसी कैटेगरी के हैं तो 75 के नीचे कोई उम्मीद नहीं है। 75 के ऊपर अगर आपका गुणांक रहेगा, किसी भी सब्जेक्ट के अगर आप हैं, 75 के ऊपर आपका गुणांक है तो आप उम्मीद रखिएगा। अगर आपका एससी कैटेगरी में है तो 75 के आसपास भी आपका चयन हो जाएगा। तो 75 ही आपका गुणांक रहेगा, ये फिक्स गुणांक है। इसके नीचे मेरिट आने की संभावना नहीं है, इसके ऊपर ही मेरिट रहेगी। 77, 78 जो भी मेरिट रहेगी इसके ऊपर ही रहेगी, नीचे इसके मेरिट नहीं जाएगी। तो ठीक है, बाकी के आपके जो भी राय हैं, जो भी विचार हैं, उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और अगर कोई शंका हो तो आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ लीजिएगा, उसका वहाँ पर आंसर दे दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं हम लोग अपने अगले किसी वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।